Hello students, today we will learn lesson 3 of history, rural life and colonialism. तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी थी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंडिया में, तो उस टाइम की जो रूरल लाइफ थी, जो ग्रामीण जीवन था, लोग गाँव में जो रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी, एंड कॉलोनियलिज्म यानी कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब होता है। जो इंपीरियलिस्ट कंट्री फॉरेन लैंड में एरियाज़ को कैप्चर करती है तो उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, अपने एरिया को फॉरेन लैंड में बढ़ाना। इंट्रोडक्शन। The Indian state had always taken a part of the agricultural produce as land revenue। तो इंडिया में हमेशा से ऐसा होता आया है, बहुत पुराने टाइम से ऐसा होता हुआ आया है कि जब भी किसानों को टैक्स देना होता था, रेवेन्यू देना होता था, तब वो अपनी जो खेती होती थी, फसल होती थी, उसका पार्ट वो रेवेन्यू के तौर पर देते थे, या फिर उस फसल को बेच कर देते थे, या फिर पहले के टाइम में फसल का जो पार्ट होता था वही वो देते थे। तो विलेजर्स जो थे, जो ग्रामीण लोग थे, वो खेती करते थे और उसका जो पार्ट होता था, जो भी फसल होती थी, उसका पार्ट वो लैंड रेवेन्यू के तौर पर रूलर्स को देते थे थ्रू द हेडमैन। पहले जो गांव का जो हेड होता था उसके थ्रू देते थे, और लेटर बाद के टाइम में जो किंग के जो ऑफिशियल्स थे उनके थ्रू वो राजा तक पहुंचाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इंडिया में रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या फिर स्पाइसेस, मसाले खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, और पैसों की ज़रूरत उन्हें इसीलिए थी ताकि वो अच्छी तरह से ट्रेड कर सकें इंडिया में, और इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन अच्छी तरह कर सके। तो उनको एक्सपेंशन करने के लिए एक आर्मी, बहुत अच्छी आर्मी मेंटेन करनी ज़रूरी थी, और आर्मी में उनको सैलरी भी देनी होती थी अपने सोल्जर्स को। तो मेन ट्रेड के लिए और अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए उन्हें इंडिया के रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, यानी कि उनको सभी अधिकार मिल गए थे कि वो लैंड रेवेन्यू अपनी मर्जी से कैसे भी करके कलेक्ट कर लें। ओके, तो इसे बोलते हैं दीवानी राइट। लेकिन सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उनको मिली थी क्योंकि वही पार्ट उन्होंने जीता था। इसके बाद उन्होंने जब उन्हें ये राइट मिल गया, उसके बाद उन्होंने बंगाल में एक नया सिस्टम स्टार्ट किया लैंड रेवेन्यू का। इसके इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था पीसेंट्स का, यानी फार्मर का। यानी जो जागीरदारी सिस्टम होता था, जो जागीरदार्स होते थे उनके थ्रू किसान कंपनी को अपना पेमेंट करते थे। तो उस सिस्टम के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किसानों का बहुत शोषण हुआ, बहुत परेशान किया जाता था उन्हें। लेकिन फाइनली इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल बने, उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट करा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, जिसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट। इस सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि गवर्नर जनरल थे, उनको कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करना था। वो चाहते थे कि कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो लैंड रेवेन्यू है वो मैं फिक्स कर देता हूँ, यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा। जितना फिक्स किया है उतना ही कंपनी के पास पैसा आना चाहिए। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसके मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। दिस सिस्टम ऑफ कलेक्शन, ये जो सिस्टम था वो 10 सालों तक फिक्स कर दिया था कि 10 सालों तक हमको इतना लैंड रेवेन्यू आना चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए। ये सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो एरियाज़ हैं उनके लिए था। जो ब्रिटिश थे वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे किसानों के पास जाकर, बल्कि उन्होंने जो गांव-गांव में जो ज़मींदार बैठे रहते थे, जो किसानों के ऊपर जिनका डायरेक्ट कंट्रोल होता था, तो उन ज़मींदारों को उन्होंने इस काम पर लगाया कि आपको हमको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देना है इंडिया के फार्मर्स से, किसानों से। तो इस सिस्टम में जितना भी रेवेन्यू आता था उसमें से 90% रेवेन्यू कंपनी के पास जाता था, और 10% जो रेवेन्यू था वो ज़मींदार खुद रख लेता था एज अ सैलरी या फिर कमीशन, जो भी बोल लीजिए। तो 10% ज़मींदार के पास जाता था। ये जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, इसमें कंपनी की रेगुलर इनकम होने लगी। भले ही पहले क्या होता था कि अगर फसल अच्छी नहीं होती थी तो किसान देने में आनाकानी करते थे कि नहीं, हमारी फसल ही नहीं हुई है तो हम कैसे देंगे।
तो पहले क्या होता था कि रेगुलर नहीं थी इनकम, लेकिन इस सिस्टम के कारण कंपनी के पास रेगुलर इनकम आने लगी, भले ही फसल अच्छी हो या नहीं हो, क्योंकि उन्होंने तो 10 ईयर्स तक का, 10 सालों तक का फिक्स कर लिया था लैंड रेवेन्यू, तो उतना पैसा उनके पास आता ही था। ड्यू टू वेरी हाई लैंड रेवेन्यू मैनी इंडियन फार्मर्स बिकेम लैंडलेस। अब जब फसल अच्छी नहीं होगी तो किसान कैसे देंगे रेवेन्यू, तो उसके लिए उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी ताकि कैसे भी करके टैक्स भर दें, क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता था ज़मींदारों द्वारा टैक्स भरने के लिए। तो इस बहुत हाई लैंड रेवेन्यू के कारण बहुत सारे किसान जो थे भारत के, वो लैंडलेस हो गए, उनकी सारी की सारी ज़मीन बिक गई। नाउ परमानेंट सेटलमेंट एज अ प्रॉब्लम। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई इस सिस्टम से? ज़मींदार जो थे वो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड में इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे थे। उनको जो 10% उनको जो पैसा मिलता था ज़मींदारों को, वो अपने पास ही रख लेते थे। वो किसानों की या फिर अपने खेतों की जो अच्छी फसल हो उसके लिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, कुछ काम नहीं करवा रहे थे उसका। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वॉज सो हाई। तो जो रेवेन्यू जो फिक्स किया गया था 10 सालों के लिए, वो इतना ज़्यादा था कि ज़मींदारों को खुद लगता था कि किसानों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये रेवेन्यू पे करने के लिए, ये टैक्स पे करना। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी। अब जो ज़मींदार, जिस गांव का भी ज़मींदार पूरा रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था जो भी फिक्स्ड था, तो उसकी ज़मींदारी छीन जाती थी। जो कंपनी थी वो ज़मींदारी छीन लेती थी और दूसरे इंसान को ज़मींदार बना देती थी। तो इस डर से भी कि मेरी ज़मींदारी नहीं छिन जाए, जो ज़मींदार था उसको ज़बरदस्ती फार्मर्स से वसूल कर और पैसे देने होते थे कंपनी को। नाउ गाँवों में जो किसान थे, जो कल्टीवेटर थे, वो इस सिस्टम को ऑपरेसिव मानते थे, क्योंकि ज़मींदार उनसे इतना ज़्यादा वसूलता था, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई था। अगर ज़मींदार उनसे वसूल कर कंपनी को पे नहीं करेगा रेवेन्यू, तो उसकी ज़मींदारी छूट जाती थी। तो उसके डर से, उस प्रेशर से ज़मींदार जो किसान रहते थे उन पर जुल्म करता था कि तुमको पे करना ही पड़ेगा। तो इस रेंट को पे करने के लिए बहुत बार किसानों को लोन लेना पड़ता था मनी लैंडर से, और अगर वो लोन पे करने में फेल हो गया, उसने टाइम पर पैसे नहीं लौटाए या फिर उसका ब्याज बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी पूरी की पूरी ज़मीन छीन ली जाती थी और अपनी ही ज़मीन पर उसको फ्री में काम करना पड़ता था जनरेशन्स तक। यानी कि एक किसान है, वो लोन चुका नहीं पाया, उसका ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो अब वो पैसे चुकाने के चक्कर में अपने ही खेत में फ्री में खेती करते करते मर गया। लेकिन बाद में उसका जो बेटा रहेगा और फिर उसका बेटा रहेगा, जब तक वो लोन पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी पूरी जो जनरेशन रहेगी वो उस खेत पर फ्री में काम करेगी, उस ज़मींदार के लिए या फिर उस मनी लैंडर के लिए। तो ये जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का, ये कंपनी के लिए अच्छा था क्योंकि उनको तो कैसे भी करके पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो किसान थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती पैसे लिए जाते थे फसल अच्छी ना होने पर भी। तो दिस सिस्टम वॉज नॉट गुड। इसके अलावा भी, क्योंकि ये जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ही था, लेकिन बाकी के इंडिया में कौन कौन से सिस्टम्स थे रेवेन्यू के, ब्रिटिश कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कौन कौन से सिस्टम्स थे, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे।